हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज के इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट सेशन को 60 डेज मास्टर प्लान के। देखिए, ऑलरेडी मैंने कल डिस्कस किया था, हम 60 डेज में कवर करेंगे टेक्निकल सेक्शन को और फिर उसके बाद रीजनिंग के सेशन को कवर करेंगे, देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम टेक्निकल क्वेश्चन को कवर करेंगे, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एसएससी जेई के, और उसके बाद हम आरएस खुरमी, आरके जैन और यूथ पब्लिकेशन के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एक सेशन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है सारे हमारे 2016 सेट 1 मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एसएससी जेई एक्चुअल में क्वेश्चन पूछता कैसे है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशनलेस क्वांटिटी यूज इन हीट ट्रांसफर कैलकुलेशंस। देखिए हमारे पास ऑप्शन है ग्रेसॉफ नंबर, बायोट नंबर, स्टैंटन नंबर एंड प्रांटल नंबर। अब देखिए, जितने भी हम हीट ट्रांसफर में नंबर यूज़ करते हैं, जो भी हम क्वांटिटी यूज़ करते हैं, जितने भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैं, वो सारे ही चारों ही हैं। ठीक है, ग्रेसॉफ भी यूज़ करते हैं, बायोट भी करते हैं, स्टैंटन भी करते हैं। बट बायोट नंबर हमारा होता क्या है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है HL/K, वेयर H इज़ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, L को हम बोलते हैं कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, LC भी डिनोट करते हैं, ये होता है हमारा वॉल्यूम अपॉन एरिया, जो हमारा सरफेस एरिया होता है। K इज़ अ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, और बायोट नंबर की वैल्यू अगर हमारी लम्प्ड एनालिसिस के बारे में बात करें तो हमारी वो होती है 0.1 से लेस होती है। अगर 0.1 से ज़्यादा होती है तो हमारी लम्प्ड एनालिसिस फेल हो जाती है और हम क्या करते हैं, फिर वहाँ पर हम लम्प्ड एनालिसिस को यूज़ ना करके हम करते हैं हीजलर चार्ट को यूज़, जिससे हम अपनी वैल्यू निकालते हैं आपकी बायोट नंबर की। ठीक है, और बात करें इसका दूसरा फॉर्मूला, हम लिखते हैं बायोट नंबर इज इक्वल टू इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस ICR अपॉन एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। इसको हम अगर मैं डिनोट करूं HL/K को डिवाइडेड बाय एरिया कर दूं, न्यूमिनेटर और डोमिनेटर, तो ये हो जाएगा अपॉन L/K। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 1/HA। तो ये हमारा होता है कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस और ये होता है हमारा कंडक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा ICR/ECR भी बोलते हैं, इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस अपॉन एक्सटर्नल कंडक्टिव रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन हमारा बी इज़ द राइट आंसर, वे हमारा बायोट नंबर हो जाएगा, जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, बात करें ग्रेसॉफ नंबर की, अगर बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ग्रेसॉफ नंबर हमारा यूज़ होता है फ्री कन्वेक्शन एनालिसिस के लिए। स्टैंडर्ड नंबर भी हम हीट ट्रांसफर में यूज़ करते हैं, बट ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। और प्रांटल नंबर की बात करें तो प्रांटल नंबर हमारा होता है μc/K। ठीक है, और इसको कई बार हम बोलते हैं ν/α, वेयर न्यू इज़ द मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी। ठीक है, और तो अल्फा होता है हमारा थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, और हम इसको आल्सो नोन एज हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर टू थर्मल बाउंड्री लेयर। ठीक है, जो हमारी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर है, जो हमारी डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हम न्यू से, वेयर न्यू इज़ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड अल्फा इज़ द थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, और अल्फा होता है हमारा K/ρC। ठीक है, यह थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी अल्फा की वैल्यू बताती है हमारी कोई वैल्यू कितने आसानी से कूल हो सकती है और कितनी आसानी से हीट को वो क्या कर सकती है, गेन कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डेजर्ट की रेत के बारे में, तो डेजर्ट का रेत होता है वो क्या होता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गर्म भी हो जाता है। तो जितना ज़्यादा अल्फा होगा उतना ही ज़्यादा अपने बॉडी क्या करेगी, हीट ईजिली वो हीट हो जाएगी और ईजिली वो क्या करेगी, कूल भी हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, और इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर भी ले रखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं डिटेल में कि एक्चुअल में थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइडियल एयर कंप्रेसर साइकिल ऑन पीवी डायग्राम कैन रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए, आइडियल एयर कंप्रेसर साइकिल की अगर बात करें पीवी डायग्राम के लिए, तो कुछ पीवी डायग्राम हमारा इस तरह का होता है। ठीक है, ये हमारा पीवी डायग्राम होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारी दो, इसमें क्या होती हैं, दो प्रोसेस हमारी होती हैं। ये कांस्टेंट प्रेशर होती है। ठीक है, ये प्रोसेस भी हमारी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर या आइसोबैरिक प्रोसेस है, और ये दोनों प्रोसेस हमारी कहलाती हैं रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होती हैं, जिसको हम आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इसने पूछा गया है कि और हमारा कुछ क्लियरेंस है, तो हमारा ये वैल्यू हमारा क्या कहलाता है, ये वैल्यू हमारा VC कहलाता है, क्लियरेंस, और इस एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वॉल्यूम को लिया है। तो पूछा है 1 इज एडियाबैटिक या 2 आइसोबैरिक या 2 एडियाबैटिक प्रोसेस या 2 आइसोबैरिक प्रोसेस, तो और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस एंड 1 इज आइसोबैरिक, एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा 1 एडियाबैटिक प्रोसेस एंड 1 इज आइसोबैरिक एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम तो प्रोसेस नहीं होगा आपका इसमें एक भी। तो बात करें 2 एडियाबैटिक प्रोसेस एंड 2 आइसोबैरिक प्रोसेस, दैट मीन्स ऑप्शन क्या है हमारा, और हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज़ द राइट आंसर। क्या है हमारा, दो हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस हैं और दो हमारी कांस्टेंट प्रेशर या कि आइसोबैरिक प्रोसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन रिगार्डिंग न्यूक्लिएट बॉइलिंग, न्यूक्लिएट बॉइलिंग के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस हमारी फॉलो होती हैं। द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस इज ग्रेटर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। ऑप्शन बी है हमारे पास द बबल्स आर क्रिएटेड बाय एक्सपेंशन ऑफ एंट्रैप्ड गैस और वेपर एट स्मॉल कैविटीज़। ठीक है, नेक्स्ट इज द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉयल फिल्म बॉइलिंग, एंड ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। देखिए,
इसमें क्या है हमारा, देखिए सी ऑप्शन इज राइट आंसर, द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द फिल्म बॉइलिंग। जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है, और एज़ कम्पेयर टू हमारा जो बॉटम लेयर है, और वो फिल्म बॉइलिंग जो प्रोसेस है वो क्या करेगी, वो फॉलो करेगी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, न्यूक्लियेट बॉइलिंग का जो क्वेश्चन है ये, ठीक है, हीट ट्रांसफर के अंदर से। नेक्स्ट देखते हैं, बाउंड्री लेयर इज डिफाइंड एज, जो बाउंड्री लेयर होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, ए थिन लेयर एट द सरफेस वेयर ग्रेडियंट ऑफ बोथ वेलोसिटी एंड टेम्परेचर आर स्मॉल। देखिए बाउंड्री लेयर की बात करता हूँ मैं, ठीक है, तो जो सरफेस के पास होती है वेलोसिटी क्या होती है, वो नेग्लिजिबल होती है, और मैक्सिमम जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे तो क्या होगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी अप्रॉक्स 0.99 या फिर बोलें तो 99% वैल्यू अचीव हो जाएगी। और वैसे ही अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अगर हमारा कोल्ड प्लेट है, ठीक है, तो कोल्ड प्लेट में टेम्परेचर क्या होगा, ऊपर जाते जाते बढ़ता जाएगा। अगर मैं बात करूँ हॉट प्लेट तो हॉट प्लेट में टेम्परेचर क्या होगा, अपर टाइम पर जाते जाते क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम, तो घटता जाएगा। दैट मीन्स हमारी टॉप लेयर पे जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। दैट मीन्स द थिन लेयर एट द सरफेस वेयर द ग्रेडियंट ऑफ द बोथ वेलोसिटी ग्रेडियंट और टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो जाएंगे, हमारे लार्ज हो जाएंगे। जैसे ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का फिगर है और ये मैंने बनाया है टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एट द बाउंड्री लेयर बोथ वैल्यू विल बी मैक्सिमम एट द थिन लेयर वेयर द ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी एज वेल एज टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम एट टॉप मोस्ट पोजिशन या टॉप मोस्ट लेयर, जो हमारी बाउंड्री लेयर के बारे में डिस्कस करें तो। नेक्स्ट देखते हैं, द टू इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के एंड 2K are available for legging a pipe carrying a hot fluid if the radial thickness of the each material is same। अब देखिए अगर हम इंसुलेशन लगाते हैं किसी भी पाइप के ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पाइप है, इसके अंदर कोई भी फ्लूइड है, तो मुझे अगर इंसुलेशन इसके ऊपर लगानी है, ठीक है, मान लो एक फर्स्ट इंसुलेशन ये है, सेकेंड इंसुलेशन मैंने ये लगानी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इनर इंसुलेशन होगी हमेशा उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, वो हमारी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होनी चाहिए। और थर्मल कंडक्टिविटी जितनी कम होगी उतना क्या होगा, हमारा ड्रॉप ज़्यादा होगा, पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, और यहाँ से हमारा आगे ट्रांसफ़र हीट नहीं हो पाएगा, और हमारी क्या हो जाएगा, फ्लूइड क्या रहेगा, अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही रहेगा। और बात करें अगर फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन, वो बताता है Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ KA dt/dx। तो यहाँ से हम देख सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ड्रॉप। जितना थर्मल कंडक्टिविटी हमारा कम होगा उतना ही टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऑप्शन हमारा देखिए, और अगर बात करें रेडियल जो हमारी जो क्रिटिकल थिकनेस है, वो क्रिटिकल थिकनेस भी हमारी ये कहती है कि अगर हमारी इंसुलेशन हम ऐड करते जाएंगे एक पर्टिकुलर वैल्यू तक हमारी, तो उसकी वैल्यू है जो हीट ट्रांसफ़र रेट है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी अप टू सर्टेन लिमिट, उसके बाद क्या है, हीट ट्रांसफ़र रिड्यूस होने लगेगा। तो हम रखते हैं कि भाई हमारी जो रेडियस है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल रेडियस से कम होनी चाहिए, ताकि हमारा हीट ट्रांसफ़र क्या रहे, मिनिमाइज रहेगा। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें हीट को ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो देखिए ऑप्शन हमारा सीधे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मटेरियल विद लोअर कंडक्टिविटी शुड बी यूज्ड फॉर द इनर लेयर, ठीक है, जो हमारा लेस कंडक्टिविटी वाला अगर हमारा इनर लेयर यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर ड्रॉप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होगा और हमारे बाहर हीट का होगा, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन ऑफ द स्फीयर। देखिए क्रिटिकल थिकनेस बात करें स्फीयर की, वो होती है हमारी 2K/h, और क्रिटिकल थिकनेस फॉर बात करें अगर हमारी सिलेंडर के लिए बात करें तो सिलेंडर की हो जाएगी हमारी K/h। K इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द इंसुलेशन, और H क्या होता है हमारा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर ऑफ द एम्बियंट जो हमारा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, वेयर 2K/h इज़ द थर्मल हमारा क्रिटिकल रेडियस फॉर द स्फीयर हो जाएगी, ठीक है, क्रिटिकल रेडियस है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ द स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सरफेस विल हैव द लीस्ट एमिसिविटी। एमिसिविटी देखिए, एमिसिविटी क्या होती है हमारी, एक्चुअल में क्या होता है, एमिसिविटी बताती है मटेरियल की रेडिएटिंग एफिशिएंसी। अगर किसी मटेरियल की रेडिएटिंग एफिशिएंसी 1 है दैट मीन्स वो 100% रेडिएट कर रहा है अपनी एनर्जी को, और 0.2 है दैट मीन्स वो 20% जो अपना रेडिएशन को क्या कर रहा है, वो एमिट कर रहा है रेडिएशन। तो ये हमारी क्या होती है, मटेरियल रेडिएटिंग एफिशिएंसी होती है, जिसको बोलते हैं एमिसिविटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो हमारी एल्युमिनियम होती है उसकी जो लीस्ट होती है इन सभी ऑप्शन में, बाकी जितने भी हमें दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी टू द अनदर विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन एज। देखिए
अब हम बात करते हैं हीट ट्रांसफ़र के बारे में। जब हम हीट ट्रांसफ़र की बात करें, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल, तो ये हमारा केस है, ये हमारा कंडक्शन का, ठीक है। कंडक्शन में क्या होता है, एक सेम बॉडी में या फिर एक दूसरी बॉडी में होता है व्हेन देयर इज़ फिजिकल कॉन्टैक्ट। और जो अगर मैकेनिज्म तो बात करें, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर हम मेटल्स की बात करें, या फिर होगा हमारा लेटिस वाइब्रेशन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें। तो ये केस हमारा कंडक्शन का है, जहाँ पर हमारा फ्रॉम द वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्टिकल ऑफ द बॉडी हीट ट्रांसफर होता है विदाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल, विदाउट द एक्चुअल परमिसिबल मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। बहुत क्या होता है, हमारा ट्रांसफर होता है हीट का विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या लेटिस वाइब्रेशन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चन है, बेसिक्स क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। और जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर कीजिए अपने जितने भी जो ग्रुप हैं जिनमें बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपके जितने भी यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो फाइनल ईयर में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप बहुत अच्छे से मैं आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी इन स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम इज नॉन एज। देखिए इसमें क्या है, वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा रेडिएशन। देखिए हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट ट्रांसफर होता है इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनियम मीडियम। रेडिएशन में क्या होता है, मीडियम पे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और हीट ट्रांसफर हमारा हो जाता है। और प्रोसेस की बात करें रेडिएशन की, तो रेडिएशन में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर बाय एटॉमिक वाइब्रेशन, ठीक है। रेडिएशन में जो मैकेनिज्म होता है हीट ट्रांसफर का वो होता है हमारा एटॉमिक वाइब्रेशन, और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन मोशन, ठीक है। ये हमारे मैकेनिज्म है हमारे रेडिएशन के। और बात करें पाथ के बारे में, तो पाथ होता है रेडिएशन के जो हीट ट्रांसफ़र का पाथ होता है वो होता है हमारा रेक्टिलिनियर लाइक लाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी होती हैं वो हमारे इसी प्रोसेस को फॉलो करती हैं जो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन है, और इसी से हमारा हीट का ट्रांसफ़र होता है हमारा ड्यू टू द एटॉमिक वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मोशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब बाय। अब इलेक्ट्रिक बल्ब से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, देखिए अगर मैं बात करूँ बल्ब के बारे में, ठीक है। बल्ब हमारा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये हमारा होता है टंगिस्टन का फिलामेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं इसके अंदर, तो पहले क्या करता है हमारा जो फिलामेंट है ये गर्म होता है, तो इसमें होता है कंडक्शन। फिर इसमें अगर बात करें कोई गैस फिल है लाइक आर्गन फिल है, तो जो कंडक्शन जो ये हमारा वायर हीट हुआ है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो गैस है उसके सराउंडिंग में इसको भी हीट कर देगा विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है। तो वायर के अंदर हमारा कंडक्शन हो रहा है और ये हमारा कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बाहर ये बात कर रहा है हमारा बाहर जो सरफेस है उसको हीट ट्रांसफर कैसे कर रहा है, तो हमारा क्या कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ये हीट ट्रांसफर कर रहा है लाइक द मैकेनिज्म ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन और एटॉमिक और इलेक्ट्रॉन मोशन। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से रेडिएशन का प्रोसेस है। अगर हमारा जो गर्म कर रहा है हमारे एटमोसफियर को, वैसे ही सन जो हमारा गर्म कर रहा है हमारे पूरे अर्थ को, तो वो क्या है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन मोशन, ठीक है, रेडिएशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 10th का तो हमारा ये हो जाएगा रेडिएशन, ठीक है। अगर बात करें फिलामेंट तो यहाँ पे कंडक्शन है, और इसके आउटर स्पेस जहाँ पर हमारा गैस फिल है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कन्वेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अजम्पशन मेड इन द फोरियर्स लॉ। फोरियर्स लॉ में कौन कौन सी अजम्पशन हमने ले रखी है, तो वो हमारी होती है इज दैट द स्टेडी स्टेट, ठीक है। हम स्टेडी स्टेट मान के चलते हैं, एंड द सॉलिड मीडियम इन वन डायमेंशन, तो दैट मीन्स हमारे बोथ जो हमारे सही हैं, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। फोरियर लॉ हमारा कहता है Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ KA dt बाई dx, ठीक है। और यहाँ पे हमने अजम्पशन लेते हैं कि फर्स्ट हमारा पहला जो हीट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है, वन डायमेंशन होगा, मटेरियल होमोजीनस एंड आइसोट्रॉपिक होगा, ठीक है। तीसरी डायमेंशन मानते हैं जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी बॉडी की वो चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो कांस्टेंट रहेगी, और हमारे वॉल्स पर भी क्या रहेगी, वो हमारा टेम्परेचर का जो प्रोफाइल है वो कांस्टेंट रहेगा। और टेम्परेचर प्रोफाइल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ वो क्या होगा, लीनियरली वेरी करेगा, और उसकी विड्थ और हाइट में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, तो ठीक है। और इंटरनल हीट जनरेशन वो भी हमारा बॉडी का क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये कुछ एजम्पशंस होती हैं, तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारा, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है आपने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल वेरीज विद K इज इक्वल टू, तो ये इसने पूछा हुआ है K इज इक्वल टू K नॉट 1 प्लस बीटा T अगर थर्मल कंडक्टिविटी है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारी फॉलो करेंगी। देन द टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द वॉल इज कंपेयर टू दैट इन केस कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी विल बी।
देखिए, तो इसमें क्या है हमारा इफ़ तो हमारा जब हम प्रोफाइल डिनोट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हमारा क्या है लीनियर प्रोफाइल आता है अगर हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। बट इफ़ द टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और बीटा एक कांस्टेंट है जो बताता है हमारे स्लोप को एक तरीके से, अगर बीटा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, जो हमारा ये के की वैल्यू इंक्रीज़ होगी और स्लोप हमारा क्या होगा, हल्का सा अपर डायरेक्शन में होगा और तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा कर्व होगा, ये बताएगा बीटा इज लेस देन 0, दैट मीन्स हमारा क्या होगा, स्लोप आइडियल कंडीशन से क्या होगा, मोर होगा, बिकॉज यहाँ पे बीटा पॉजिटिव है। बट अगर बीटा नेगेटिव होता तो इक्वेशन हो जाती K0 1 - बीटा टी, ठीक है। और इसके लिए कर्व कौन सा फॉलो होगा, ये वाला, और अपर के लिए हमारा ये वाला कर्व फॉलो होगा। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द एयर। देखिए, अगर गैसेज के लिए बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी हमारी गैसेज की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर के। बिकॉज अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ठीक है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारा कॉलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होगा, जो हमारा एटम्स का कॉलिजन ज़्यादा होगा, और हमारी अल्टीमेटली क्या होगी, कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिक्विड मेटल हैविंग द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑफ। कौन सा लिक्विड मेटल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट है। देखिए, पोटेशियम, मरकरी, लेड और सोडियम। इनमें मरकरी भी लिक्विड मेटल है, हमारा सोडियम भी हमारा क्या है, सेमी लिक्विड की, सेमी सॉलिड की तरह हम इसको रखते हैं उसके कैरोसिन के अंदर। तो बेसिकली क्या है, सोडियम इसका राइट आंसर है। तो सोडियम को क्या हम यूज़ करते हैं, हम एज अ वर्किंग फ्लूइड इन द हीट पाइप के अंदर यूज़ करते हैं। तो सोडियम क्या है, एक अच्छा एल्कलाई है और फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं इसके पास, तो क्या है, ये अच्छा हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मिनिमम थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज ऑफ। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी क्या होती है, अल्फा, ठीक है। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी को बोलते हैं अल्फा, और ये जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, अल्फा बताता है हमारा K/ρC, ठीक है। वो यार K बताता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी और ρC होता है थर्मल कैपेसिटी। कितना ये K बताता है कितने अच्छे से कोई वैल्यू हमारी, कोई मटेरियल हमारे टेम्परेचर को अपने आप से हीट को फ्लो कराता है, और ये बताता है कितना हीट को वो रख सकता है, या उसकी हीट कंटेंट कितना वो एक्वायर कर सकता है, ठीक है। तो ये वैल्यू अल्फा है हमारी। मोर बी द थर्मल कंडक्टिविटी एंड मोर बी द थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल कंडक्टिविटी K, ठीक है। दैट मीन्स, और इसमें सब में थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है हमारी, देखिए, और किसकी मिनिमम है। तो इससे हम देख सकते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, रबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज रबर की थर्मल कंडक्टिविटी भी मिनिमम है, तो अल्फा भी इसका क्या रहेगा, मिनिमम होगा। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी भी इसकी मिनिमम होगी। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16, क्रिटिकल रेडियस ऑफ द होलो सिलेंडर इज डिफाइंड एज। क्रिटिकल रेडियस क्या होता है आपका होलो सिलेंडर के, वो होता है हमारा, देखिए मैंने अगर मैं बात करूं Q वर्सेस क्रिटिकल जो रेडियस है, तो एक पर्टिकुलर एक वैल्यू आएगी आपकी रेडियस की, जहां पर हमारा क्या होगा, हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ रेडियस एडिशन के बाद हम अगर हम जैसे जैसे थिकनेस इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी क्या होगा, हीट ट्रांसफर डिक्रीज़ होने लगेगा। और उससे पहले अगर बात करें A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक अगर हम वैल्यू ऑफ थिकनेस या रेडियस बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे हीट ट्रांसफर भी इंक्रीज़ होगा। तो होलो सिलेंडर के लिए बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, आउटर रेडियस विच गिव्स द मैक्सिमम हीट फ्लो, ठीक है। अगर हम बात करें होलो सिलेंडर के बारे में तो आउटर रेडियस क्या होगी हमारी, जो मैक्सिमम हीट फ्लो देगी वही हमारी क्या हो जाएगी, क्रिटिकल रेडियस हो जाएगी जो हमारी, दैट इज़ RC। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें तो हमारी क्या होती है RC, बात करें अगर होलो सिलेंडर की बात करें तो क्रिटिकल रेडियस इज इक्वल टू होता है K/H। K इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन। तो जितना रेडियस हमारा क्रिटिकल रेडियस ज़्यादा होगा उतनी हमारी क्या होगी, कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, मटेरियल की। तो हमारे ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हीट एक्सचेंजर आर यूज्ड इन कंडेंसर एंड बॉयलर, इंटरकूलर एंड प्रीहीटर, कंडेंसर एंड इवेपोरेटर। तो कौन कौन से केस में हीट एक्सचेंजर यूज हो रहा है, बेसिकली क्या है, कंडेंसर भी हीट एक्सचेंजर है, बॉयलर के अंदर भी हम यूज़ करते हैं, रेडिएटर भी एक तरीके का क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है, कंडेंसर, इवेपोरेटर, सारे क्या है हमारे हीट ट्रांसफर जो हमारा होता है इन सब के अंदर। तो ये कार्य क्या है, सारे के सारे हीट एक्सचेंजर्स हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज अ हीट एक्सचेंजर ऑफ टाइप। ऑटोमोबाइल रेडिएटर देखिए क्या होता है, जब हम जैसे कोई भी व्हीकल चलाते हैं उसके इंजन के आगे रेडिएटर लगाते हैं, तो इसमें हम क्या है, पानी को फिल करते हैं, तो ये हमारा डाउनवर्ड फ्लो करता है, और सामने से हमारी क्या आती है, एयर आती है, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक एयर आती है। दैट मीन्स दोनों क्या है, एक दूसरे के एक तरीके से 90 डिग्री हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ क्लोज सिस्टम डिफरेंस बिटवीन द हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। देखिए अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ वो होता है हमारा कर्ल ऑफ Q, दैट इज du प्लस
कर्ल डब्लू। ये मैंने कर्ल इसलिए बनाया है बिकॉज ये क्या है, हमारे पाथ फंक्शन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होते, और जो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, पॉइंट फंक्शन होती है हमारी। तो अगर इसने बोला है कर्ल क्यू माइनस कर्ल डब्लू इज इक्वल टू डी यू, तो ये हमारा ये क्वेश्चन पूछिए थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द हीट एडेड एंड वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेसिक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन आए थे, देखिए आपके 2016 के क्वेश्चन के, टीसीएस के क्वेश्चन है, तो इतना अच्छा लेवल आता है क्वेश्चंस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न्स द वर्किंग सब्सटेंस। देखिए अगर कोई सब्सटेंस, अगर हम प्रोसेस चल रही है, मान लो एक इनिशियल स्टेट उसकी 1 है पीवी डायग्राम के अंदर, और सेकंड स्टेज पर जाता है, ठीक है, और आफ्टर द सम इंटरवल ऑफ टाइम ये दोबारा हमारी फर्स्ट स्टेट पर जाता है, तो ये हमारा कहलाता है एक साइकिल, थर्मोडायनेमिक साइकिल बोलते हैं इसको। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विदाउट अफेक्टिंग द सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 28 का बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द, कौन सा मशीन इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, इनमें देखिए ऑप्शन बताइए, फर्स्ट काइंड है या PMM1 2 है या इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या होता है, PMM2 पॉसिबल नहीं है, और PMM2 हमारी क्या होती है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। ये बताती है कि भाई एक पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर सोर्स से अगर कोई बॉडी ऑपरेट हो रही है, ठीक है, और वो क्यू अमाउंट ऑफ हीट ले रही है और वो वर्क डन कंप्लीटली कर रही है, बट जो इसका हीट रिजेक्शन है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ऐसी मशीन को बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो एक सोर्स से टेम्परेचर से जो हीट ले और क्या करे, हीट क्या करे, कंप्लीटली कन्वर्ट कर दे वर्क डन के अंदर। तो ऐसी मशीन का अगर बात करूं, एफिशिएंसी हो जाएगा आपका वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क डन हमारा है W और हीट सप्लाइड है हमारा QS। ठीक है, और वर्क डन हमारे पास W की वैल्यू हमारी क्या है, QS है, क्योंकि QR हमारा क्या है, जीरो है। बेसिकली वर्क डन होता है Q सप्लाई माइनस Q रिजेक्टेड, इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो है, तो वर्क डन की वैल्यू QS हो जाएगी। दैट मीन्स QS बाय QS इज इक्वल टू 1, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स क्या है, 100% एफिशिएंट, जो कि बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो PMM2 इम्पॉसिबल है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेज एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है, जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के बारे में बात करें तो वहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स वो क्या हो जाती है, वो बिल्कुल भी जीरो हो जाती है, और ये एक आइडियल कंडीशन है। एक्चुअल में इसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल है, और बोले तो नामुमकिन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गेल-लुसेक लॉ फॉर द परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर गिवन मास वेरी डायरेक्टली। टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर विद कांस्टेंट वॉल्यूम, या प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। देखिए अगर मैं बात करूं आइडियल गैस इक्वेशन विच इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, गेल-लुसेक लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, बट ये कंडीशन कब होगी, बिकॉज R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, बट हमारा क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक प्रोसेस होनी चाहिए, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, तो हमारा जो प्रोसेस हो जाएगा P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन फॉलो होती है फॉर गेल-लुसेक लॉ। ठीक है, तो वेलोसिटी, तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द वॉल्यूम इज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद रखना ये हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है इन केल्विन्स के अंदर। ठीक है, अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके थोड़े एडवांस लेवल के, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, ना कि नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर डिस्टिंग्विश्ड विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स बाय द। ठीक है, अब 3 स्टेट ऑफ मैटर हम बताते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स के बारे में तो किस तरह से बताते हैं, हम उनकी बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोशन। सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, मोशन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, थोड़े थोड़े स्पेस होता है, दैट मीन्स वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, और गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा मोशन होता है और डिफ्यूजन भी होता है। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द motions of the molecules in different type of states like solid, liquid and gas. नेक्स्ट देखते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज अकॉर्डिंग टू। तो ये स्टेटमेंट हमारी किसने दी थी, ये हमारी दी थी हमारी, बताइए, तो ये हमारी स्टेटमेंट दी गई थी गेल-लुसेक लॉ के द्वारा। उन्होंने बोला था कि भाई कि एट नॉर्मल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP, अगर वॉल्यूम की बात करें 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन कंटेनर अपॉन N1, दैट इज V2/N2। ठीक है,
V1 इज़ द वॉल्यूम, N1 इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या होगा, अगर हमारे सेम टेम्परेचर पे हैं, सेम प्रेशर है, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमारा उनका रेशियो ऑफ वॉल्यूम और जो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी दी थी गे-लुसेक लॉ ने, ठीक है। और अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा था, गे-लुसेक लॉ यही बताता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको चारों लॉ अच्छे से पढ़ने हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, जूल्स लॉ और आपके अवोगैड्रो लॉ। इन पर बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं आपके एसएससी जेई के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ओबेज डेबीज T3 लॉ एट। देखिए ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, थोड़ा आपको ये याद रखना है आपका, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हर टेम्परेचर पे क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज CV इज ऑफ द सॉलिड क्या करती है, ओबे करती है डेबीज T3 लॉ को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस मस्ट पास थ्रू अ कंटेन सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, लीव नो हिस्ट्री, मस्ट पास थ्रू द सेम स्टेट ऑन द रिवर्स पाथ, ऑन द फॉरवर्ड पाथ। तो बताइए इनमें क्या है। देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो रिवर्सिबल पाथ के लिए हम कुछ प्रोसेसेस मान को चलते हैं, ठीक है। अगर मान ली ये प्रोसेस मैंने बोली है रिवर्सिबल, तो सबसे पहले बात करेंगे हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। आपके अपने आप को क्या करेगी, वो रिपीट करेगी और वो इनफाइनाइटली स्लो होगी, ठीक है, फ्रिक्शन लेस होगी और कोई भी अफेक्ट नहीं करेगी हमारी सराउंडिंग्स के ऊपर। और क्या करेगी, हमारी जो पाथ उसने फॉरवर्ड के लिए यूज़ किया था वही पार्ट वो क्या करेगी, बैकवर्ड के लिए भी यूज़ करेगी और अल्टीमेटली क्या है, वो अपने आप को रिवर्स करने में क्या है, वो सक्षम है, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। रिवर्सिबल के लिए कंडीशन आपने याद रखनी है, जो उसकी एजम्पशंस जो हमने ली गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, और बेसिकली क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस एक क्या होती है, एक आइडियल प्रोसेस होती है जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है अचीव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन रेडवुड विस्कोमीटर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी डिटरमाइन। तो रेडवुड विस्कोमीटर हमारा किस लिए यूज होता है, ये हमारा यूज होता है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। कंपैरिजन नहीं करता है, डिस्चार्ज नहीं निकालता है और ओवरकमिंग फ्रिक्शन नहीं निकालता है, ये बताता है हमारा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ये आपने बीटेक 7th सेम या बीटेक 6th सेम में आपने ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, ठीक है। और कई बार क्या करते हैं बीटेक, जिसमें कई बार 3rd सेम में भी करवाते हैं इसको केमिस्ट्री लैब के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा विस्कोमीटर है। कई बार फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में भी इसको करवाते हैं, हमारे जो विस्कोमीटर होता है वहाँ दिखाते हैं कि फ्लूइड की विस्कोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ रोटामीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर। रोटामीटर क्या होता है, डिवाइस होता है जो हमारा क्या निकालता है, हमारा फ्लो को निकालता है, फ्लो निकालता है या डिस्चार्ज बोलें। डिस्चार्ज क्या होता है आपका, एरिया इंटू वेलोसिटी। यूनिट की बात करें तो मीटर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। या बात करें वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो भी बोलते हैं, डिस्चार्ज ही बोलते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन। स्टेडी फ्लो क्या होता है, देखिए 2 फ्लो होते हैं, एक होता है हमारा स्टेडी फ्लो, एक होता है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो। स्टेडी फ्लो में बात करते हैं जब हमारी सभी प्रॉपर्टीज़ लाइक डेंसिटी है, प्रेशर है, तो ये सारी हमारी वैल्यूज़ हैं, ये हमारी क्या करती हैं और हमारी चेंज नहीं करते हैं हमारी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो हमारा फ्लो कहलाता है वेलोसिटी, वो हमारा फ्लो कहलाता है स्टेडी फ्लो। बट अगर बात करें यूनिफॉर्म फ्लो की, तो यूनिफॉर्म फ्लो हमारी बात करती है वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। याद रखना यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो यूनिफॉर्म फ्लो या यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। स्टेडी फ्लो की बात करते हैं ऑल फ्लूइड प्रॉपर्टी विद डू नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और यूनिफॉर्म के अंदर हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड डू नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर स्पेस, ठीक है। हम यहाँ पे स्पेस की बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वाई की या जेड की, जो भी हम पर्टिकुलर स्पेस यूज़ कर रहे हैं। और हम एक्स के डायरेक्शन में हम यू बोलते हैं जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, और वाई के डायरेक्शन में यू वी और जेड के डायरेक्शन में डब्ल्यू लेते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है हम 3D सिस्टम को एनालिसिस कर रहे हैं, 1D ले रहे हैं, 2D ले रहे हैं, 3D ले रहे हैं। बट क्या होगा, वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर स्पेस, तो उसको हम यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। और अगर प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं चेंज हो रही हैं तो हम उसको बोलेंगे स्टेडी फ्लो, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस हुए जो हमारे क्या हुए 2016 के मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं हमारे। नेक्स्ट वीडियोस में हम रीजनिंग को क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2016 के मॉर्निंग शिफ्ट के ही, और देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो डेली हम 90 क्वेश्चंस हमारे डिस्कस होंगे
और उसके बाद हम क्या करेंगे, और उसके बाद हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे, जो हमारा टेस्ट सीरीज होगा, जो आपने जो भी कोई एक टेस्ट सीरीज प्रेफर कर रखी है, तो आप तीनों वीडियोस को देखिए, फिर टेस्ट सीरीज लगाइए, और आपको कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं बहुत अच्छे से आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। तो मिलते हैं हमारे रीजनिंग के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ और हार्ड वर्क करते रहिए। डेफिनेटली आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बस आपको पॉजिटिव रखना है अपने थॉट को और कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहना है। ओके, बाय, गेट गॉड ब्लेस।